हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 जून के करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन कापी बाहर निकाल लो और चीज़ों को साथ के साथ नोट डाउन करते हुए जाना है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जाना है साथ के साथ। मैं कोई भी पीडीएफ पीपीटी वो सब प्रोवाइड नहीं करूँगा। आपको अपने स्वयं के हाथों से अपने नोट्स बनाने होंगे, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है ये क्लास लेने का। उससे बेटर है कि आप जो है अपना टाइम बचा लो और ये क्लास मत देखो। अगर ये क्लास देखनी है तो नोट्स बनाने ही होंगे आपको हर हाल में। मैं आपको कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्लियर हुआ? चलो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ओके, चलो फिर शुरू कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। ये रहा आपका पहला सवाल। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये एक योजना है। इस योजना के तहत महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान। इस योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि ये योजना जून 2016 को शुरू हुई थी। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। तो अब ये क्या होता है जो है भाई, तो आपको पता है, नाम से ही स्पष्ट है, सुरक्षित मातृत्व अभियान। अर्थात ऐसी गर्भवती महिलाएं जो अपनी दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, अर्थात 9 महीने का गर्भकाल होता है, उसमें से 3-3 महीने की जो है 3 तिमाही बना दी। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और ये तीसरी तिमाही। फर्स्ट तिमाही में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस समय तो भ्रूण अपनी अर्ली इनिशियल स्टेज में होता है। लेकिन फिर आगे जो है दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में जो है बच्चे की विशेष देखभाल करनी होती है, केवल बच्चे की नहीं, गर्भवती माँ की भी। तो उनको जो है प्रसव पूर्व देखभाल के लिए ये स्कीम जो है शुरू की गई थी, जिससे माताओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें। और ये आपको पता होना चाहिए कि हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाता है। तो अब इस योजना का लाभ लगभग 6 करोड़ 19 लाख माताओं को मिल चुका है, और इस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने उठाया है। क्लियर हुआ? और ये कौन से मंत्रालय की योजना है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है। इस योजना में महिलाओं के लिए जो है शिविर लगाए जाते हैं, उनका टीकाकरण किया जाता है। अगर मान लो कि खून की कमी वगैरह है तो उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं, और उन्हें जो है स्टिकर भी प्रदान किए जाते हैं। जो महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हैं तो उनको रेड स्टिकर दिया जाता है। जो महिलाएं नॉर्मल रिस्क है, चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा रिस्क है, तो उनको जो है ग्रीन स्टिकर दिया जाता है। क्लियर हुआ? और इनके स्टिकर के आधार पे हमें मालूम पड़ता है कि किस महिला को कितना ज़्यादा प्रेगनेंसी रिस्क है, उसी हिसाब से फिर जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि हमें भैया जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी करनी है। क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है वो 2014 से 2016 के बीच में 130 थी। अर्थात प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म लेने पर 130 माताओं की मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन हमको इसे घटाना है, तो हम जो है 2024-25 में हमने इसको घटाकर 80 कर दिया है। अर्थात 80 ऐसे नहीं कर दिया कि जो है खींच के ले आए भाई 130 से 80 पे आ जा। भाई हमने जो है प्रॉपर कैंपेन चलाए हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए विभिन्न सेवाएं प्रोवाइड करवाई हैं। उनके प्रसव के लिए जो है बहुत सारे सुविधा केंद्र खोले हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, दवाइयों की व्यवस्था की है। प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जो है हर महीने की 9 तारीख को शिविर कैंप लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ये अभी वर्तमान में हमारे इंडिया में 80 हो गया है, लेकिन हमें इसे 70 पे लेके आना है। वो क्यों लेके आना है? क्योंकि हमारे जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके अनुसार हमें इस आंकड़े को 70 पर लेके आना है 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य है, मातृ मृत्यु दर को कम करना है। क्लियर हुआ? अब इन सब के अलावा जब जो है स्वास्थ्य की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बता दूं, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1973 में एक अवार्ड शुरू किए थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग की जनक कहा जाता है। हर साल ये अवार्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, 15 नर्सों को दिए जाते हैं, और हर नर्स को 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, और एक मेडल भी दिया जाता है। क्लियर हुआ?
चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर का क्या होता है भाई? ये ऑनशोर मतलब जो समुद्र का जो कोना होता है, किनारा होता है, तटीय एरिया, वहाँ पे जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको कहते हैं ऑनशोर। ऑफशोर जो समुद्र के अंदर जाके पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे वेसल्स को ऑफशोर पेट्रोल वेसल कहा जाता है। इसका नाम है यार्ड 1283। इसका कील बिछाने का समारोह आयोजित किया गया। बताना है कि इस पोत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ये है आपकी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है यार्ड 1283 को, और ये चौथा है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये भी ध्यान रखना है। अब जो है आपका जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनाने का ऑर्डर दिया था। कब दिया था? 2023 में दिया था। तो इनमें से जो 7 थे वो तो बनाने थे आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, लेकिन बाकी जो थे 4 वो आपका बना रहा था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये बना रहा था। तो गोवा ने इन 7 में से ये चौथा बना दिया है, बाकी 3 पहले बना चुका है। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी को रक्षा मंत्रालय की एक योजना है आईडेक्स अदिति 2.0, तो इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का अनुदान मिला हुआ है। तो ये आंसर है आपका क्यूबिट्स, ये कंपनी है। तो इन्हें रक्षा मंत्रालय की एक योजना है आईडेक्स अदिति 2.0, तो इस योजना के तहत इनको 25 करोड़ रुपए का अनुदान मिला हुआ है। लेकिन अब देखो यहाँ पे नाम में है 2.0, अर्थात ये योजना दोबारा शुरू की गई है। इससे पहले आईडेक्स अदिति योजना रही होगी 1.0। तो इसको विस्तार से थोड़ा समझते हैं। आंसर तो आपको पता हो गया कि भाई क्यूबिट्स को आईडेक्स अदिति 2.0 योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का अनुदान मिला हुआ है। लेकिन अभी जो आईडेक्स योजना है ना, तो ये केवल पहले योजना आईडेक्स के नाम से आई थी। आईडेक्स, इस योजना में क्या होता था? 2018 में ये योजना शुरू की गई, रक्षा मंत्रालय ने शुरू की। आईडेक्स का बेसिकली मतलब क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मतलब आपको डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन करना है। तो इनोवेशन से संबंधित थी आईडेक्स योजना। इसमें प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस के क्षेत्र में इनोवेशन करने पर, रिसर्च करने पर, डेवलपमेंट करने पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता था। लेकिन आपको पता है भाई, डिफेंस के क्षेत्र में अगर आपको इनोवेशन करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, तो 1.5 करोड़ रुपए से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो फिर जो है रक्षा मंत्रालय को लगा कि भाई हाँ कुछ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है योजना शुरू की आईडेक्स प्राइम, इसी को थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया इसमें। अब ये जो आईडेक्स प्राइम योजना थी, तो इस योजना में जो अनुदान था वो 1.5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के बीच में कर दिया कि भाई तुम इनोवेशन करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, हम आपको 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान देंगे। अब भाई जो अदिति योजना है, क्योंकि इन्हें भी लग गया कि भाई 1.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में ज़्यादा कुछ एक्चुअल में होने वाला है नहीं, तो फिर इन्होंने नई योजना शुरू की आईडेक्स अदिति। तो अदिति वो 1.0 थी। इस योजना को जो है मार्च 2024 में शुरू किया गया था। अब इस योजना के तहत जो प्राइवेट कंपनियां रिसर्च करती हैं, इनोवेशन करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं डिफेंस के सेक्टर में, तो उन्हें 25 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब ये योजना शुरू हुई है अदिति 2.0, तो ये योजना जो है 2026 तक चलने वाली है। क्लियर हुआ? इसी योजना के तहत क्यूबिट्स को जो है ग्रांट प्रदान किया गया है। अब क्यूबिट्स को ग्रांट क्यों दिया गया भाई? इन्होंने ऐसा क्या इनोवेशन कर दिया कि इनको ग्रांट देने की आवश्यकता पड़ गई? तो ये बना रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम। अर्थात भाई अभी तक आपने जो है जीपीएस का नाम सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, लेकिन जीपीएस के लिए आपको जो है नेटवर्क की आवश्यकता होती है भाई, नेटवर्क जो है चाहिए, और ये सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। लेकिन जो क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम है, ये इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी जीपीएस की आवश्यकता नहीं होती। देखो जीपीएस निषेधित या नकली वातावरण में भी सटीक नेविगेशन जो है ये बता सकता है। एकदम समझ लो कि ये सेंटीमीटर से कम लोकेशन भी बता सकता है, 1 सेंटीमीटर भी ये आपको एग्जैक्ट बता सकता है। इतना बढ़िया होता है ये क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जीपीएस का अल्टरनेट है, लेकिन जीपीएस में इंटरनेट का यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्वांटम जो
एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कण, उनका उपयोग करके ये अपना कार्य करता है। हवा की दिशा, हवा की गति और जो है वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट के आधार पे, मतलब बेसिकली अभी ये बनकर रेडी नहीं, लॉन्च नहीं हुआ है, बनने के अब प्रोसेस में है और मोस्टली काम पूरा हो चुका है। तो ये है क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम। चलो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम वेव ऐप बनाया है? ड्रम का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो ये बनाया है IIT खड़गपुर ने। अब बेसिकली होगा क्या, जैसे समझो कि आपको जो है अभी आगरा से और दिल्ली के लिए जाना हो, तो आप जैसे ही GPS लगाते हैं तो वो आपको जो है कुछ एक रूट बताता है कि भाई आप इस रास्ते से जाओ तो ये रूट जो है छोटा है, ऐसे जाओगे तो थोड़ा ये बड़ा पड़ेगा, इस तरीके से आपको रूट सजेस्ट करता है। तो इसी प्रकार का सिस्टम ये है, लेकिन आपको ये 5 तरह के रूट सजेस्ट करेगा। कितने रूट? 5 रूट। जैसे कि आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ पे जाना है, ये मान लो आगरा है, आगरा से आपको जाना है दिल्ली, तो ये सबसे पहले तो सबसे छोटा रूट जो होगा वो सजेस्ट करेगा। उसके बाद जो रूट सबसे तेज होगा, मतलब जिसके माध्यम से आप एकदम से जल्दी पहुंच सकें, उस रूट को सजेस्ट करेगा। उसके बाद ये ऐसा रूट बताएगा जिसपे वायु प्रदूषण जोखिम ज़्यादा नहीं है, एयर क्वालिटी वहाँ पे अच्छी है, ऐसा रूट भी बताएगा। यही तो है, ग्रीनर मार्ग चुनने में हेल्प करेगा। उसके बाद ये बताएगा कि कौन से रूट पे सबसे कम एनर्जी खर्च होगी, कौन से रूट पे सबसे कम फ्यूल खर्च होगा, और इन चारों को जोड़ के एक 5वां अल्टरनेटिव मार्ग जो है सुझाएगा कि इस पे आपको जो है सबसे छोटा पड़ेगा, सबसे जल्दी पहुँचोगे और वहाँ पे एयर क्वालिटी भी अच्छी है, डीजल भी आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो ऐसे करके ये 5वां रूट भी सजेस्ट करेगा। क्लियर? और ये जो IIT खड़गपुर हैं, इन्होंने जो ये एप्लीकेशन बना दिया है ड्रम ऐप, अब इसके साथ जो भी आपका एयर क्वालिटी रहेगा तो उस एयर क्वालिटी का डेटा शेयर कौन करेगा? डेटा कौन देगा इसको? वो देगा आपका CPCB। CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर हुआ? अब CPCB के बारे में मैं आपको बता दूं कुछ। CPCB 1974 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। क्लियर हुआ? और अभी हाल ही में आपको पता हो कि एक पॉल्यूशन इंडेक्स आया था। पॉल्यूशन इंडेक्स पता है किसी को? तो पॉल्यूशन इंडेक्स के आधार पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं कि वो कितना पॉल्यूशन कर रही हैं, उसके आधार पे उनको जो है रेटिंग दी जाती है। और वो रेटिंग कैसी होती है? कलर रेटिंग होती है। तो उनको 4 प्रकार की कलर रेटिंग दी जाती हैं और ये जो स्कोर होता है इसमें अकाउंटिंग के लिए वो 0 से 100 के बीच में होता है। जैसे जिनका स्कोर 80 है या 80 से ज़्यादा है उनको जो है रेड कलर का रेटिंग दिया जाता है। बाकी जिनका स्कोर 55 से लेकर 80 के बीच में है उनको ऑरेंज जो है आकार दिया जाता है। जिनका स्कोर 25 से 55 के बीच है उनको ग्रीन, और जिनका 25 से कम है उनको जो है वाइट। अब देख रहे हैं कि जो 25 से कम पॉल्यूशन कर रहा है मतलब वो बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है। जो 25 से 55 के बीच में कर रहा है उसको ग्रीन कार्ड, हाँ मतलब ठीक हो तुम जो है। लेकिन फिर इससे ऊपर जो है 55 से 80 थोड़ा सा खतरा है, और 80 से ऊपर तो फिर जो है खतरा ही खतरा है। क्लियर हुआ? और ये जो है रेटिंग कौन देता है, ये पॉल्यूशन इंडेक्स को कौन बनाता है? तो CPCB बनाता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकसित भारत 2025 क्विज अभी शुरू हुई है, तो इस क्विज के तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा विकसित भारत 2025 क्विज के शीर्ष विजेता को। और ये क्विज होगी कहाँ पे? तो एक प्लेटफॉर्म है माई गॉव प्लेटफॉर्म। इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाइए और इस क्विज में हिस्सा लीजिए। अगर आप जीत गए तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। माई गॉव जो प्लेटफॉर्म है ये 2014 में बनाया गया था। बनाया किसने था? DIC ने, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने। और ये एक तरह से मैं कहूँ तो सेक्शन 8 की कंपनी है, सेक्शन 8 की कंपनी है। और ये जो MIT मंत्रालय है ना आपका, ये MIT मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्लियर हुआ? अब विकसित भारत 2025 जो क्विज है उसमें जो आपका फर्स्ट विजेता रहेगा उसको तो मिलेंगे 1 लाख, जो सेकंड पे रहेगा उसको मिलेंगे 75,000, जो थर्ड पे रहेगा उसको मिलेंगे 50,000। क्लियर हुआ? अब जो आपका माई गॉव प्लेटफॉर्म है ये आपका जो है DIC ने तो बनाया था, पूरा क्रेडिट जो है DIC के पास है, लेकिन उसको जो डिज़ाइन किया था ना और जो डेवलप किया था वो NIC ने किया था।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, और ये भी एमआईटी के अधीन ही कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो ये विकसित भारत 2025 क्विज हुई थी, उसमें बहुत तरह की प्रतियोगिताएं हुई थी, जैसे कि हर घर स्वदेशी, एक राष्ट्र एक भावना फोटो स्टोरी प्रतियोगिता, जिसमें आपको एक जो है फोटो दिखाया जाता था। उस फोटो के आधार पे अब आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में एक कहानी लिखनी होती थी उस फोटो से रिलेटेड, और उसमें भी जो है 11 विजेता घोषित होते थे, और सभी 11 विजेताओं को 11,000 रुपये का अवार्ड मिलता था। वहीं पे एक और प्रतियोगिता थी, उसका नाम था बदलता भारत मेरा अनुभव। ये भी प्रतियोगिता थी, ये एक मिनी ब्लॉग प्रतियोगिता थी, मतलब इसमें एक 2 मिनट का वीडियो बनाना है, वो भी अपने इलाके में हुए बदलावों को दिखाते हुए कि हाँ हमारे यहाँ पे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले की अपेक्षा। तो उसमें भी जो है 11 विजेता चुने जाएंगे और सभी को 11,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा। वहीं पे एक और प्रतियोगिता थी, इसमें भारत के बढ़ते कदम जन भागीदारी फोटो प्रतियोगिता। तो इसमें भी जो है 11 लोग विनर होने थे और सबको 11,000 रुपये का इनाम मिलना था। इसके अलावा एक और प्रतियोगिता थी, एक भारत प्रगतिशील भारत वीडियो स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता। बेसिकली इसमें क्या था कि आपको एक रील बनानी थी, और वो रील में जो है अपने यहाँ पे हुए डेवलपमेंट को बताना था कि हमारे यहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, और उसको अपलोड करना था। अगर वो आप जो है जीत जाते तो उसमें जो है फर्स्ट प्राइज मिलता है आपको 50,000 रुपये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बेसिकली तुम इन सारी चीज़ों को भूलकर केवल इसे ध्यान रखो, विकसित भारत 2025 क्विज के विजेता को 1 लाख रुपए की इनामी राशि मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, अब इसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह जी के नाम पे रखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि यह अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। अब पहले तो नाम इसका था पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन अब इसका नाम जो है बदलने वाला है, क्योंकि जो 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक थे राजा भभूत सिंह, उनके नाम पे इसका नाम अब होने वाला है। और राजा भभूत सिंह को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इनको जो है नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो काम शिवाजी जी जो है साउथ में बैठ कर रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर, तो उसी प्रकार की रणनीति भी इन्होंने अपनाई थी। क्लियर हुआ? और ये जो राजा भभूत सिंह थे, ये पचमढ़ी जागीर के आदिवासी राजा थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें पता है आपका जो है ज़्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे, राजे महाराजे इन्वॉल्व हुए थे जो है, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बेसिकली एक युद्ध था। तो उस युद्ध में, उस क्रांति में जो है इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन जो आपने एक नाम सुना होगा तात्या टोपे, तो ये तात्या टोपे जी को इनका करीबी बताया जाता है उस युद्ध में जो है, उस क्रांति में। क्लियर हुआ? अब आपका जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व था, ये 1999 में बना था, और इसको 2009 में जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको जो है जगह दी थी। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो आपको पता होगा तो बैतूल है आपका, दूसरा आपका नर्मदापुरम जिसे पहले होशंगाबाद कहते थे, तीसरा है आपका छिंदवाड़ा। तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड सरकार का एक आयोग है जिसे सेतु आयोग कहते हैं। तो सेतु आयोग ने कौन से संगठन के साथ मिलकर जल प्रबंधन के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे विभिन्न सामाजिक विकास पहलों पर सहयोग करने के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है आपका टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट और सेतु आयोग, ध्यान रखना है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये इसका फुल फॉर्म है। और टाटा ट्रस्ट, दोनों लोगों ने मिलकर 10 साल के लिए पार्टनरशिप की हुई है, और ये लोग मिलकर जो है जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। और सेतु आयोग ने जो है अभी हाल ही में एक संगठन है जिसका नाम है नास्कॉम, तो नास्कॉम संगठन के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। ये लोग मिलके जो है ना उत्तराखंड में एआई, डेटा साइंस और आपका साइबर सिक्योरिटी, तो इन सभी चीज़ों में जो इनका उत्तराखंड का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में इन सभी टॉपिक्स को शामिल करने जा रहे हैं। नास्कॉम के साथ मिलकर ये काम होगा, क्योंकि जो है स्कूल को बच्चों को अगर शुरुआती स्तर से ही एआई के बारे में पढ़ाया जाए, डेटा साइंस क्या है उसके बारे में पढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाए, तो वो आगे जाके इस फील्ड में अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हुआ? और सेतु आयोग ने एक काम और किया है, अगर आपको ध्यान हो तो, एक फाउंडेशन है
बादबानी फाउंडेशन। इस बादबानी फाउंडेशन के साथ मिलकर सेतु आयोग ने एआई बेस्ड कौशल विकास करने के लिए 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट भी किया हुआ है कि भाई 3 साल तक ये बादबानी जो फाउंडेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल विकास करेगा उत्तराखंड में। क्लियर हुआ। अब उत्तराखंड के नाम पे एक नाम और आपको याद रखना है, थोड़ा सा बड़ा है। सरकारी भयोल रुपसिया बांगड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नाम ध्यान रखना है, सरकारी भयोल रुपसिया बांगड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये गौरी गंगा नदी पे बन रहा है, गौरी गंगा नदी पे। ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बन रहा है। गौरी गंगा नदी भी वहीं पे है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ के मुंशियारी में। इस पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 120 मेगावाट क्षमता है इसकी। क्लियर हुआ। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे 3 महीने के लिए LIC के CEO और MD के पद पर नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके सतपाल भानु जी। तो LIC की जो वर्तमान CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अब जो बने हैं 3 महीने के लिए, ये सतपाल भानु जी हैं। और एक तरह से कहूँ मैं तो ये अंतरिम है, अर्थात फिलहाल इनको जो है जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई जब कोई नहीं है तो आप इसको संभालो, लेकिन जैसे ही कोई जो है व्यक्ति आएगा फिर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब ये स्थान किसका ले रहे हैं? तो ये सिद्धार्थ मोहंती जी का स्थान ले रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखो एक रिपोर्ट आती है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दुनिया की जितनी भी इंश्योरेंस से संबंधित कंपनियां हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट देती है। तो इन्होंने अभी हाल ही बताया था कि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी है वो भी इंश्योरेंस कंपनी, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस कंपनी है। तो उसमें जो पहले स्थान पे था वो एक कंपनी थी चाइना की, नाम क्या था? पिंग ऑन इंश्योरेंस, और इसकी नेटवर्थ भी जो है $33 बिलियन थी। तो इसको जो है पहला स्थान हासिल हुआ क्योंकि दुनिया की सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस कंपनी थी। लेकिन जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड था, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, तो इस सूची में जो है आपके LIC को 3रा स्थान हासिल हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज जिसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। तो इंग्लैंड में होने वाली इस सीरीज को पहले क्या कहा जाता था? इसका पहले नाम था पटौदी ट्रॉफी। तो अभी जो जैसे कि अभी हाल ही में जो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज हो रही है ना, जिसका अब जो है 5वां टेस्ट शुरू हो गया है, तो इस ट्रॉफी को पहले पटौदी ट्रॉफी कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदला जा रहा है, इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले केवल पटौदी ट्रॉफी था, अगर ये इंग्लैंड में खेली जाती थी तो इसका नाम था पटौदी ट्रॉफी। अगर ये इंडिया में खेली जाती थी, यही टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेम, तो इंडिया में खेली जाती थी तो वहाँ पे इसका नाम था एंथोनी डी मेल्लो ट्रॉफी, जो BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर थे बहुत पहले, तो उनके नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया था। क्लियर हुआ। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा जो आपके पटौदी ट्रॉफी जो नाम रखा गया है उनके बारे में। बेसिकली ये नाम रखा गया है, एक आपके थे इफ्तिखार अली खान पटौदी, जो सैफ अली खान के बाबा थे, ऐसे मान लो आप जो है। तो ये भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए खेला है। ये इंग्लैंड की तरफ से भी खेले थे और ये इंडिया की तरफ से भी खेले थे। इन्हीं के नाम पर पटौदी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। तो इफ्तिखार अली खान पटौदी नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। इनके बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी। क्लियर हुआ, जिन्हें टाइगर भी कहा जाता था। ये सैफ अली खान के पिता हैं, इनके बेटे हैं सैफ अली खान। क्लियर हुआ। और पटौदी एक स्थान भी है हरियाणा में, पटौदी नाम का एक स्थान भी है। कहाँ पे है? हरियाणा, और हरियाणा के गुड़गांव में। अब भाई चलो तुम इस ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तो कर रही हो, लेकिन पटौदी जी का नाम कहीं तो रहना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक कार्य किया है कि जो भी कप्तान इस सीरीज को जीतेगा तो उस कप्तान को जो है एक पटौदी एक्सीलेंस मेडल दिया जाएगा, पटौदी मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है दिया जाएगा, जिससे पटौदी जी का नाम भी इस सीरीज से जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कंपनी ने मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम के निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे के साथ रणनीतिक लाइसेंसिंग समझौते की घोषणा की है? वो है आपकी निवे लिमिटेड। अब DRDO की एक जो है लेबोरेटरी है, नाम क्या है इसका?
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स कहाँ पे है? पुणे में। ये बेसिकली डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है। तो इन्होंने मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम के निर्माण के लिए नेवी लिमिटेड के साथ समझौता किया हुआ है, और नेवी लिमिटेड जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्लियर हुआ इतनी बात? अब मैं ये बता दूं कि मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लो कि जो है आर्मी के ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, रास्ते में मिल गया उन्हें बहुत ज़्यादा कीचड़, जहाँ पे उनके ट्रक्स वगैरह फंस सकते हैं, तो ये अपना खुद का एक ब्रिज लेके चलते हैं इस तरह का। इस ब्रिज को ये यहाँ पे बिछाते हैं और अपनी गाड़ियों को यहाँ से पार कर ले जाते हैं, फिर उसको उठाया, गाड़ी पर रखा और आगे चल दिए। यही है मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम। क्लियर हुआ? अब देखो मैं डीआरडीओ के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जब बात हो ही गई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता है क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी भी है भाई, इसका नाम है ARDE। ARDE मतलब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और ये भी जो है पुणे में स्थित है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इन्होंने पिनाका का निर्माण किया है। अब भाई ये क्या है पिनाका जो है? तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, वो एक बार में 12 रॉकेट छोड़ सकता है। नाम ध्यान रखना है, पिनाका। तो ARDE ने भी अपने ये जो पिनाका है इनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करवाने के लिए ये ठेका नेवी लिमिटेड को दिया है कि तुम पिनाका भी बनाओ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संगठन ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के साथ एक MOU साइन किया हुआ है? इस MOU का उद्देश्य क्या है कि जो सार्वजनिक रेलवे प्लेटफॉर्मों पर बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों के विकास और तैनाती पर सहयोग करना है। ये हैं आपके DIBD, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न। अब मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, जो भाषणी डिवीज़न है ना, ये भाषाओं के ट्रांसलेशन पे कार्य करती है। तो अब आपके जो रेलवे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रेलवे के द्वारा स्क्रीन पे दिखाई जाती है, चलाई जाती है, वो बेसिकली एक या दो भाषाओं में होती है, हिंदी या इंग्लिश। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो बहुभाषी बने। कि अगर मान लो कोई साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आया है और उसको हिंदी नहीं आती या जो है इंग्लिश भी नहीं आती, तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में उसको चीज़ें पता चलें कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाएं उल्लिखित हैं, उसकी जो 8वीं अनुसूची है, पता है आपको, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। तो इन सभी 22 भाषाओं में उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा AI के माध्यम से। कौन करेगा? भाषणी डिवीज़न। भाषणी डिवीज़न किसके अंदर आता है? DIBD के अंतर्गत। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो भाषणी है ये 2022 में बना था। क्लियर हुआ? चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और ध्यान रखना है कि ये व्यक्तिगत श्रेणी में इनको मिला है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मिला है। और डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को भारत का साइक्लोन मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन मैन भी कहते हैं। और ये जो है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक लीजेंडरी पर्सन है। डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अनुभव है इनको जो है, और ये इससे पहले IMD के निदेशक भी रह चुके हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो दिल्ली में बेस्ड है, उसके महानिदेशक भी रह चुके हैं। और इनको जो ये पुरस्कार दिया है ना, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार, ये UNDRR ने दिया है। अब UNDRR क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक दो फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है ह्योगो फ्रेमवर्क। याद है किसी को फ्रेमवर्क? ह्योगो फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस ने दिया था आपदा से निपटने के लिए। कब दिया था? 2005 से लेकर 2015 तक के लिए, कि भाई आपको ह्योगो फ्रेमवर्क को फॉलो करना है आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए। 2015 खत्म हो गया। उसके बाद फिर आया आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। क्या आया? सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क जो आया था वो 2015 से लेकर 2030 तक के लिए आया है। और सेंडाई जापान का एक शहर है जहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है वो साइन हुआ था, उसी के नाम पे इसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब इसी फ्रेमवर्क को हमें यूज़ करना है 2030 तक, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, जो आपका UN सासाकावा पुरस्कार 2025 है, व्यक्तिगत श्रेणी का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी वो पूछ ले आपसे कि संस्थागत श्रेणी में किसे मिला है, तो क्या बताएंगे आप? बताओ भाई, कोई बता सकता है क्या? है कोई? चलो मैं बता ही देता हूँ।
एक संगठन है जो है आपका GNDR, लिखो भाई GNDR, इस संगठन को दिया गया है। और GNDR का मतलब क्या है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, और ये ब्रिटेन का संगठन है, तो इसको जो है संस्था का श्रेणी में ये पुरस्कार मिला हुआ है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी संगठन ने इंडेक्स कार्ड और इलेक्शन के बाद सांख्यिकी रिपोर्ट की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली लागू की है? तो वो है आपके ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप भारत का चुनाव आयोग, अब ये लोग जो है इंडेक्स कार्ड लॉन्च करेंगे। जैसे मान लो ये जो है, जो अभी लोकसभा आपके चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो अगर जो है लोकसभा चुनाव होंगे तो ये लोग जो है 35 रिपोर्ट देंगे उन इलेक्शंस के ऊपर, और अगर विधानसभा इलेक्शंस हुए तो हर राज्य के लिए 14 सांख्यिकी रिपोर्ट बना कर देंगे। कौन देंगे? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तरह से जो रिपोर्ट कार्ड होंगे ना, इन्हीं को हम इंडेक्स कार्ड बता रहे हैं। क्लियर हुआ? और आपको यहाँ पे इन रिपोर्ट्स में सारा डेटा मिलेगा, उम्मीदवार का, और जो भी पार्टीवार वोट डाले गए हैं, और मतदाताओं का पूरा विवरण मिलेगा, मतदान और इलेक्शन से संबंधित सारा डेटा आपको इन रिपोर्ट कार्ड में मिल जाएगा। और आपको पता हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, नाम पता हो शायद आपको तो बता सकते हैं, ECI नेट। अब ECI नेट का काम क्या है कि हर 2 घंटे में किस पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है, ये 2 घंटे बाद अपडेट कर दिया करेगा। क्लियर हुआ? मैं पूछूं अभी आपसे कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? बताओ भाई, टाइप करो भाई, टाइप। ज्ञानेश कुमार जी हैं, पता होना चाहिए आपको, अगर पता नहीं है तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र के वन विभाग ने CYDA, जो पुणे बेस्ड है, और कौन सी कंपनी के साथ मिलकर तामिनी वन्यजीव अभयारण्य में सामाजिक पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट, महाराष्ट्र वन विभाग और CYDA, सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़। तो इन तीनों संगठनों ने मिलकर जो है तामिनी वन्यजीव अभयारण्य में सामाजिक और पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक योजना शुरू की है। क्लियर हुआ? जो आपका तामिनी वन्यजीव अभयारण्य है, ये पुणे में स्थित है, और ये समथिंग 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जो वेस्टर्न घाट के आसपास आपका जो है पड़ता है। और आपको पता है वेस्टर्न घाट क्या है? एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुतायत में हो, लेकिन वो खतरे में हो, और वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाने वाली स्पीसीज इंडिजीनियस हों, स्वदेशी हों। स्वदेशी का मतलब ये नहीं वो केवल पर्टिकुलर उसी स्थान पे पाई जा रही हों, इंडिजीनियस हों। क्लियर हुआ? तो हॉटस्पॉट क्या होता है, ये भी क्लियर हुआ। चलो बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? वो है आपका पांडिचेरी। तो ये जो नेवा है ना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, बेसिकली ये है क्या? जैसे कि मान लो आप एक जो है विधानमंडल के सदस्य हैं, विधानसभा नाम सुना है? विधानसभा में बैठते हैं भाई विधायक। मान लो कि आप एक विधायक हैं और आपको विधानसभा में जाना है, लेकिन विधानसभा में अगले दिन क्या कार्रवाई होनी है, उस कार्रवाई जो अगले दिन होनी है उसकी आप प्रिपरेशन घर से करके जाओ, वहाँ पे बेटर जवाब दे सको, बेटर जो है सवाल पूछ सको। तो इसके लिए जो है ये जो आपका एप्लीकेशन है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि अगले दिन विधानसभा में क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या कार्य होने वाला है, इन सब की जानकारी देगा आपका नेवा प्लेटफॉर्म, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो विधायक यहाँ पे जाएंगे, इस पर देखेंगे आगामी प्रक्रिया क्या होने वाली है नेक्स्ट डे, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो नेवा जो प्लेटफॉर्म है इसको अपनाने वाला सबसे पहला राज्य था आपका नागालैंड। कब? 2022 में इन्होंने इसको अपना लिया था। अब इसको बनाया किसने है नेवा को? तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी एयरलाइन ने आइसलैंड की एयरलाइन आइसलैंड एयर के साथ एक नई कोड शेयर साझेदारी की घोषणा की है? अब देखो भाई, ये तो की है एयर इंडिया ने, लेकिन हमारे लिए जो काम का शब्द है वो है कोड शेयर पार्टनरशिप। ये क्या होती है भाई? तो इसको थोड़ा आसान भाषा में जो है समझ लेते हैं। देखो, पहले तो एयर इंडिया जो है आपकी एक जो है सरकारी कंपनी थी, लेकिन इसको बाद में जो है बेच दिया गया और ये टाटा ग्रुप ने खरीद लिया एयर इंडिया, और तो ये इंडिया की है, टाटा ग्रुप की। बाकी ये जो है आइसलैंड एयर, ये आइसलैंड की जो है विमान कंपनी है। अब क्या होता है कि मान लो कि आपको इंडिगो से जाना पसंद है, कहीं भी यात्रा करना, तो आप इंडिगो से यात्रा करते हैं। अब आपको जाना था जो है
अमेरिका गए आप जो है यूएसए, वहाँ के किसी भी एयरपोर्ट पे, वहाँ से आपको इंडिया आना था, तो इंडिया आने के लिए आपने कोई मान लो कि इंडिगो की फ़्लाइट जो है बुक कर ली, इंडिगो की। लेकिन इंडिया आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको यहाँ से आना था जो है हिमाचल। अब क्या हुआ कि यहाँ से तक तो आप इंडिगो से आए, लेकिन आप चाह रहे थे कि जो है आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती, लेकिन वो मिली नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ पे फ़्लाइट तो इंडिगो की अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट इंडिगो की नहीं है, लेकिन आपने उन्हें पहले ही बता दिया कि मुझे जो है हिमाचल पहुँचना है। तो ये जो एयरलाइंस है ना, ये आपस में जो है साझेदारी कर लेती हैं कि भाई जो है हमारा एक आ रहा है पैसेंजर, उसको तुम्हें दिल्ली से हिमाचल तक पहुँचाना है। इंडिगो की अवेलेबल नहीं है, तो मान लो यहाँ पे एयर इंडिया हुआ, या कोई और हो गई, स्पाइस जेट हो गई, आकाशा एयर हो गई, या कोई वितस्ता एयर हो गई, या कोई भी हो गई। तो इंडिगो और ये दूसरी एयरलाइन के बीच में एक पार्टनरशिप होगी, तो उसी को कहते हैं कोड शेयर पार्टनरशिप। यहाँ से इंडिगो लाएगी और यहाँ से आगे जो है कोई दूसरी फ्लाइट जो है ले जाएगी। लेकिन इसका लाभ क्या है कोड शेयर पार्टनरशिप का, कि मान लो जो है अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, दिल्ली पहुँचने में आपको कोई पर्टिकुलर जो है टाइम लग रहा है, तो और वो फ्लाइट आपकी हो गई लेट, तो अगली वाली आपकी जो फ्लाइट थी वो छूट गई। तो आपको इस बात की हेड़क नहीं लेनी है, आपको दिल्ली से हिमाचल पहुँचाने की व्यवस्था इंडिगो की है। वो कैसे पहुँचाएंगे ये वो लोग जाने। तो इसमें जो है यात्रियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह भी होते हैं, आपको सामान उतारना नहीं पड़ता बार बार, अपने आपका सामान जो है दूसरे जहाज़ में शिफ्ट कर दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लो कि यहाँ कोड शेयर पार्टनरशिप कुछ इस तरह की होती है, और विभिन्न एयरलाइंस इस तरह की जो है पार्टनरशिप करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला UEFA का चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? UEFA क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो इनका जो चैंपियंस लीग 2025 हुआ था उसका खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मन। ये क्या है? क्लब है, फुटबॉल का क्लब है। क्लियर हुआ? और ये खिताब जीतने वाला ये फ्रांस का दूसरा क्लब बना है। फ्रांस का एक क्लब और था जिसने जो है इससे पहले पहली बार जीता था, लेकिन ये ऐसा करने वाला फ्रांस का दूसरा सेकंड क्लब बना है जिसने UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है। क्लियर हुआ? इन्होंने हराया किसको? तो एक क्लब है इंटर मिलान, तो इन्होंने इंटर मिलान को हराया, और जो इंटर मिलान है ये इटली का है, और ये इटली के मिलान शहर के नाम पे इसका नाम इंटर मिलान रखा गया है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब मैंने कहा कि जो है ये फ्रांस का दूसरा है, तो पहले वाले का नाम क्या है? थोड़ा बड़ा है। पहले वालों ने जो है 1993 में जीता था, उसका नाम था ओलंपिक डी मोर्जिले। ओलंपिक डी मोर्जिले, थोड़ा सा टफ नाम है पर आप थोड़ा रख लीजिएगा ध्यान। क्लियर हुआ? अब इसी के साथ ही एक प्रतियोगिता और होती है UEFA यूरोपा लीग, नाम सुना होगा, मैंने जो है पढ़ाया हुआ भी है, यूरोपा लीग। तो ये UEFA यूरोपा लीग का खिताब किसने जीता था? तो टोटेनहम हॉटस्पर, याद है किसी को? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता था, जो इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? वो है कार्लोस अल्काराज। तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 ये जो है बेसिकली क्ले पर खेला जाता है। ये क्या होता है क्ले? मतलब चिकनी मिट्टी पे खेला जाता है ये। क्लियर हुआ? और इसको जो है फ्रेंच ओपन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका रोलैंड गैरोज। क्लियर हुआ? रोलैंड गैरोज फ्रांस के एक पायलट थे, उनके नाम पे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरेज भी कहा जाता है। जीता किसने है? कार्लोस अल्काराज ने। इन्होंने हराया किसको है? तो इटली के हैं एक जेनिक सिनर, इनको इन्होंने हराया हुआ है। वहीं पे मैं बात करूं अगर कि जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अमेरिका की महिला हैं कोको गॉफ, इन्होंने जीता है, और इन्होंने आरना सवालेंका को हराया है। आरना सवालेंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। बाकी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पुरुष युगल और ये महिला युगल, मिश्रित युगल, इन सब का किसने जीता है, वो सब नाम लिखे हुए हैं। वीडियो को बिना बात लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर जो है आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।